एवीआर क्लास में आपका स्वागत है। तो आज आप लोग के लिए जो टॉपिक है वो है वाह तंत्र, प्रमुख घाटियां, प्रपात एवं झीलें। तो पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के पहले पार्ट 1 देख लेंगे, फिर पार्ट 2 आपको अच्छे समझ में आएगा और आपका टॉपिक वाइज ही क्लियर होता चला जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है हमारा, लूनी नदी के विषय में औसत कथन कौन सा है। तो ये जो है इसमें स्टार लगा हुआ है, इसकी व्याख्या को पढ़ेंगे और इसको व्याख्या को समझेंगे। लूनी नदी का उद्गम अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वत श्रेणी का नाग पर्वत है। इसकी कुल लंबाई 320 किलोमीटर है। सरस्वती, जवाई, सुखड़ी, लीलड़ी, मिठरी नदियां लूनी की सहायक नदियां हैं। अपने उद्गम स्थल से 511 किलोमीटर दूरी तय करने के पश्चात ये कच्छ के रण में स्थित साहनी दलदल में विलुप्त हो जाती है। तो अतः विकल्प सी एवं डी दोनों सत्य होगा। ये देखिए, यहाँ पे याद रखना है कि ये विलुप्त हो जाती है कहाँ, साहनी दलदल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नदी तथा उसकी सहायक नदियों के निम्न जोरों में से कौन सा एक जोड़ा सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गोदावरी, मानस। ठीक है, तो जो सही है यमुना, चंबल, है ना, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता, कृष्ण, भीमा। कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, काली नदी। अगला सवाल है हमारा, किस नदी के किनारे को पश्चिम बंगाल सरकार की पार्क के रूप में विकसित करने की योजना है या फिर योजना बनाया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हुगली नदी। अगला है, कारगिल किस नदी के किनारे स्थित है। कारगिल किस नदी के किनारे स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ए, सुरु नदी के किनारे स्थित है। कोसी मैदान की मध्य समुद्री तल से औसत ऊंचाई कितनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 30 मीटर। गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है। गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नारायणी। सुवर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नगड़ी, यानी उस गांव का नाम क्या है, नगड़ी। जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी एक से अधिक। इसकी व्याख्या को देखते हैं। बोला गया कि धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है, न कि गोदावरी नदी पर। जबकि कपिलधारा जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिले में स्थित है, न कि कावेरी नदी पर। जोगिया गरसोपा जलप्रपात पश्चिमी कर्नाटक के शिमोगा जिले में शरावती नदी पर स्थित देश का दूसरा सर्वोच्च जलप्रपात है। इसका नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात है। लीखापानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। क्या है, लीखापानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदियां ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी मान लीजिए ये है, तो इस दिशा से कौन सी नदी नहीं मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, और इसमें से कोई नहीं। राजस्थान और गुजरात में बहने वाली लूनी नदी का उद्गम स्थल है, ये हो जाएगा पुष्कर घाटी, पुष्कर घाटी। सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है, यानी अमरकंटक कहाँ स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ए, मैकाल श्रेणी में। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी इसकी लंबाई 750 मीटर है। याद रखना है कितना, असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 750 मीटर है, यानी किलोमीटर है। बांग्लादेश में स्थित यमुना, पद्मा, मेघना दोआब की सागर तल से ऊंचाई कितनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 से 50 मीटर। चंबल नदी के अपवाह तंत्र का प्रकार है, किस प्रकार का। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अध्यारोपित प्रवाह। कृष्णा गोदावरी नदी विवाद किन राज्यों के बीच है। कृष्णा गोदावरी नदी विवाद किन राज्यों के बीच है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच है।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गोदावरी, दक्षिण गंगा। निम्नलिखित में से कौन सी उथली झील है? निम्नलिखित में से कौन सी उथली झील है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, खाड़ी झील। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसकी व्याख्या को अगर हम देखें तो इस व्याख्या में जो लिखा हुआ है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। आधुनिक पटना तथा गया जिला इसमें शामिल थे। इसकी राजधानी गिरिब्रिज बाद में पाटलिपुत्र थी। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। अटॉग में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? इसका आंसर है सी, काबुल नदी से। पांगोंग झील है, पैंगोंग झील या पांगोंग झील है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? यह प्रचलित क्वेश्चन है, सभी को याद होना चाहिए। सरयू नदी के किनारे स्थित है। चलिए इसको देखते हैं। तो बोला गया निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी का प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। तो देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2। अधिकांश हिमालयी नदियां 12मासी है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर है। सही है। दूसरा है कि हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी का तुलना में अधिक खड़ा होता है। बिल्कुल सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही है। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सही सही मिलाना है। तो लोनार झील है वो महाराष्ट्र में है। उसके बाद है जैसमंद झील, ये कहाँ है? ये राजस्थान में है। उसके बाद है पेरियार झील, ये कहाँ है? केरल में है। उसके बाद है नागिन झील, जम्मू कश्मीर में है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बुलर झील। बुलर झील, बुलर एवं लोकटक झील मीठे पानी की झील है, याद रखना है। यानी ई ऑप्शन है इसका, है ना, ई है। दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, छोटा नागपुर का पठार। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पूर्व की ओर प्रवाहित होती है? पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं है, 1 से अधिक। चलिए इसके व्याख्या को पढ़ते हैं। उपयुक्त नदियों में गंगवल्ली तथा नर्मदा पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिरती है, जबकि गोदावरी तथा कृष्णा नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यानी बोला गया कि पूर्व की दिशा में कौन प्रवाहित नहीं है, तो यानी पश्चिम की दिशा में। तो कौन हो जाएगा? गंगवल्ली और गोदावरी, ये दोनों पश्चिम की दिशा में प्रवाहित होती है। और इसकी बात क्या, ये पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। अब निम्नलिखित नदियों को ध्यान में रखते हुए कावेरी नदी की सहायक नदियों की पहचान कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1, 2 और 4। यानी कावेरी नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? अमरावती है, भवानी है और हेमावती है। यानी वती जो लगा हुआ है कावेरी की सहायक नदी। यमुना नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्तराखंड से। निम्नलिखित में से कौन सा नगर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अयोध्या। तो अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे है। भारत के कितने राज्य गंगा नदी के द्रोणी प्रदेश के भाग हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 11। निम्नलिखित नदी द्रोणियों में से किसका क्षेत्र सबसे कम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ब्रह्मणी नदी। भारत में
चंद्र और भागा नदियां किस क्षेत्र में बहती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लाहौल क्षेत्र में बहती है। खंभात क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? खंभात क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गुजरात में। अगला है, जास्कर और सियोक किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सिंधु नदी की। गंगा सागर है, गंगा सागर क्या है? तो गंगा सागर है एक तीर्थ क्षेत्र है। क्या है? तीर्थ क्षेत्र है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कुरुसेला के पास जो है कोसी नदी गंगा में मिलती है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। कुरुसेला ये कटिहार में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की निम्नलिखित बड़ी नदी द्रोणियों में से क्षेत्रीय दृष्टि से सबसे छोटी नदी द्रोणी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, साबरमती। अगला है, वेनगंगा डैश की सहायक नदियां हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गोदावरी की। अब है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चलिए मिलान करते हैं। पुलिकट, ये पुलिकट जो मिल जाएगा ये पुलिकट है आंध्र प्रदेश में। पद है हरिके, हरिके हो जाएगा पंजाब में। नल सरोवर ये हो जाएगा हमारा गुजरात में। और एक बच गया वेदांतांगल, ये हो जाएगा हमारा तमिलनाडु में। एक बार और इसको देख लेते हैं। पुलिकट हो गया आंध्र प्रदेश में, हरिके हो गया पंजाब में, नल सरोवर हो गया गुजरात में, वेदांतांगल हो गया तमिलनाडु में। अगला, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तरी कोयल। कौन सी नदी गुजरात की आशा कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नर्मदा नदी, यानी गुजरात की आशा। अगर पूछा जाए किस नदी गुजरात की आशा नदी कहा जाता है तो इसका आंसर होगा नर्मदा। कौन सा नदी तंत्र सर्वाधिक पुराना है? कौन सा नदी तंत्र सर्वाधिक पुराना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इंडो ब्रह्मा। कावेरी नदी की कुल लंबाई क्या है? कावेरी नदी की कुल लंबाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 802 किलोमीटर। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा कावेरी। अमरकंटक उद्गम स्थल है, अमरकंटक उद्गम स्थल है। तो इसमें स्टार लगा हुआ देख लेते हैं कि मैकाल श्रेणी के अंतर्गत अमरकंटक से उद्गमित होने वाली नदियों में सोन नदी, नर्मदा नदी प्रमुख है, जबकि महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले से होता है। कुछ स्रोतों में सोन, नर्मदा, महानदी उद्गम अमरकंटक पठार को दिखाया गया है, जो कि औसत है। चलिए, सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है कहां से? तो ये हो जाएगा, देखा जाए उपयुक्त व्याख्या के अनुरूप अमरकंटक से। सोन, नर्मदा तथा महानदी नदियों का उत्पत्ति स्थल है, तो ये होगा मैकाल श्रेणी से, मैकाल श्रेणी से। निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण नदियों का कौन सा एक क्रम सही है? उत्तर से दक्षिण की ओर पहले हो जाएगा गंगा, फिर नर्मदा, फिर महानदी, फिर गोदावरी, यानी ऊपर से नीचे की ओर देखा जाए तो उत्तर से दक्षिण का क्रम यही हुआ। ऊपर से यहाँ मान लिया गंगा, ठीक है, उसके बाद नर्मदा, उसके बाद महानदी, उसके बाद गोदावरी। भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र वाला अपवाह तंत्र कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गंगा नदी तंत्र। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वैनगंगा। कोसी है, सोन है, रामगंगा है, लेकिन वैनगंगा जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है। वैनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। अब है पुनपुन, सोन, फल्गु, सकड़ी नदियों का पश्चिम से पूर्व दिशा में सही क्रम क्या है? तो पूर्व क्या बोला गया है? पूर्व दिशा, पश्चिम से पूर्व, यानी इस दिशा से इस दिशा में। तो सबसे पहले हो जाएगा सोन, उसके बाद हो जाएगा पुनपुन, उसके बाद फल्गु, उसके बाद सकड़ी, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पुनपुन नदी। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा देवप्रयाग में, देवप्रयाग।
तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई उपयुक्त में से कोई। देखा जाए तो इसका व्याख्या, तेल नदी महानदी की सहायक नदी है। तेल नदी किसकी सहायक नदी है? महानदी की सहायक नदी है। महानदी की अन्य सहायक नदियों में बैतरनी, ब्रह्मणी, शिवनाथ, जोंग, हसदो, माड आदि प्रमुख है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी ए और बी दोनों। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी, ये जो है सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ब्रह्मपुत्र के को जो है, यानी यरलुंग जंगबो के नदी जो है उसको भारत में हम ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज नदी, सिंधु नदी। मानस नदी किस नदी की उपनद है? मानस नदी किस नदी का उपनद है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ब्रह्मपुत्र नदी। अब है, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा कानपुर। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर। निम्नलिखित नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन कौन सी नदी करती है? कोसी नदी, जिसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। अगला है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? इसका आंसर हो जाएगा ए, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का प्रवाह निर्धारित है। इसका आंसर हो जाएगा सी, भ्रंश घाटी क्षेत्र के साथ साथ। नर्मदा नदी का प्रवाह निर्धारित है भ्रंश घाटी क्षेत्र के साथ साथ। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी नर्मदा और ताप्ती नदी पश्चिम की दिशा में, यानी इस ओर से इस ओर की तरफ। निम्नलिखित में कौन भूमि बंधित नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लूनी नदी। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी का स्रोत है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी, यानी ब्रह्मपुत्र है, सतलज है और सिंधु है। दामोदर नदी निकलती है कहां से? तो दामोदर नदी जो निकलती है वो निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। छोटा नागपुर के पठार से। दंडकारण्य में इंद्रावती, सबरी किसकी सहायक नदियां है? दंडकारण्य में इंद्रावती, सबरी किसकी सहायक नदियां हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में किसमें जुआरी नदी प्रवाहित होती है? जुआरी नदी प्रवाहित होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा में। अब अगला टॉपिक है हमारा मानसून एवं वर्षा। मानसून एवं वर्षा। चलिए, सबसे पहला प्रश्न इससे कि भारत के किस प्रदेश में वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख में। कहाँ? लद्दाख में। शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा होने का कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा उत्तर पूर्व मानसून के कारण होता है। किसके कारण? उत्तर पूर्व मानसून के कारण, यानी नॉर्थ ईस्ट मानसून जो आता है उसके कारण ठंड के समय में वहां वर्षा होती है। अगला, हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 15 अक्टूबर। त्रिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? त्रिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपोष्ण मानसूनी जलवायु। निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। इसकी व्याख्या को देखते हैं। बोला गया कि मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र शामिल है। ये एक उपजाऊ जलोढ़ मैदान है जो गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया है। यहाँ प्रतिवर्ष 75 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। उपयुक्त सभी विकल्प गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता है, अतः अविष्ट आंसर ई होगा, यानी इसका जो है सब का सब सही है यहाँ पर।
जीटी त्रिवार्था के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र कौन सा है? जीटी त्रिवार्था के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र कौन सा है? तो वो हो जाएगा पश्चिमी घाट। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बोला जाता है मैंगो सावर या हिंदी में आम्र वर्षा बोलते हैं। भारत में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कोरोमंडल तट। मानसून की उत्पत्ति की तापीय विचारधारा के प्रतिपादक समर्थक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एडमंड हेली। यानी मानसून की उत्पत्ति की तापीय विचारधारा के प्रतिपादक व समर्थक कौन है? एडमंड हेली। डैश तमिलनाडु की प्रमुख वर्षा ऋतु है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अक्टूबर से दिसंबर। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्यों? इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन जो है क्या होगा? हवाएं किसी प्रकार की, एक सेकेंड, हाँ सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। उत्तर पश्चिमी मानसून। उत्तर पश्चिमी भारत में शीत ऋतु वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पश्चिमी विक्षोभ। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। दंडकारण्य में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ग्रीष्मकालीन चक्रवात। यानी दंडकारण्य में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? ग्रीष्मकालीन चक्रवात से। आम्र वर्षा क्या है? आम्र वर्षा क्या है? तो अभी हम तुरंत पढ़े हैं कि जो केरल में जो वर्षा होता है उसको हम आम्र वर्षा कहते हैं या मैंगो सावर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? यानी कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, CWG। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? उनकी ऊंचाई में भिन्नता, यही सबसे बड़ा कारण है। किस राज्यों में जाड़े के मौसम में बारिश होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तमिलनाडु में। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन का कारण है? इसका आंसर हो जाएगा ए, स्थल तथा समुद्रों का विभेदी तापन। यानी भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन का कारण क्या है? तो स्थल तथा समुद्रों का विभेदी तापन। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषताएं भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। चलिए व्याख्या को देख लेते हैं। बोला गया है कि मानसून वर्षा भारत की जलवायु को निर्धारित करती है। भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन में प्रमुख कारक उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब अभिसरण क्षेत्र का ग्रीष्म ऋतु में उत्तर की ओर खिसकने को माना जाता है। अगला सवाल है हमारा, भारत में शक्तिशाली एल नीनो का कारण क्या है? तो सूखे का। किसका है? सूखे का। भारतीय मानसून का प्रारंभ होता है बंगाल की खाड़ी में एक अवदाब बनने से लगभग 5 जून को। अब हमारा अगला टॉपिक है इसमें वन क्षेत्र जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप हमारे चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और पार्ट 3 में इससे आगे का मिलेगा, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के पार्ट 3 और पार्ट 1 नहीं देखें तो वो भी देख लीजिए। तब तक इतना ही। जय हिंद।